निकुंज वेरी गुड मॉर्निंग। पहला दिन है नए हफ्ते का और ये ओवर द वीकेंड हमने देखा कि बर्कशायर हैथवे की एजीएम हुई। क्योंकि आप हर साल इसको काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे कौन से रहे वो बड़े ट्रिगर्स इस बार की एजीएम से, क्योंकि इस बार मंगर साहब नहीं थे और वॉरेन बफे जी ने इस पूरी एजीएम को संभाला। और साथ ही साथ एक बार भारतीय बाजारों पे भी व्यू जानना चाहेंगे कि देखिए ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी पॉजिटिव है, पर आज जो गिफ्ट निफ्टी के पॉजिटिव संकेत दे रहा है, क्या वो सस्टेनेबल लग रहे हैं आपको? देखिए, जो बर्कशायर एजीएम जो होती है एक प्रकार की इन्वेस्टर्स की तीर्थ यात्रा बोलते हैं उसको। सब वहाँ पर जाते हैं, सब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं। मैं गया नहीं हूँ, पर मैं कई लोगों को जानता हूँ जो 15-15, 20-20, 25-25 साल से जा रहे हैं। और मैं हमेशा सुनता था जो पहले 15-20 साल पहले जाते थे जी, छोटा सा हॉल होता था, छोटे से रूम में लोग मिलते थे, यू नो 2-2,500 लोग आते थे। मगर अब एजीएम का जो साइज़ है इतना बड़ा हो चुका है जी, वो स्टेडियम के अंदर होती है। 2 दिन पहले लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पर। पूरे छोटे छोटे इन्वेस्टर ग्रुप्स बनाए जाते हैं। उन इन्वेस्टर ग्रुप्स में लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, नोट शेयर करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं। तो एक प्रकार का हम जिसे कह सकते हैं कि महाकुंभ है या फिर महासंगम है, उस प्रकार का माहौल वहाँ पर होता है। इस एजीएम के नोट्स अगर मैं देख रहा था, जो की टेकअवेज देख रहा था, तो जी हाँ, एक ट्रिब्यूट चार्ली मंगर साहब को सबने दी है। मंगर साहब ऐसे एक इंसान रहे हैं जिनको अगर आपने फॉलो करा है तो नहीं आपको शेयर बाज़ार के बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने आपको एक अच्छे जीवन, उन्होंने आपको नॉलेज, उन्होंने आपको दे इसेंशली। चार्ली मंगर इसेंशली इज अ टेस्टिमनी ऑफ अ पर्सन हु हैज चेंज्ड योर लाइफ इफ़ यू हैव रियली फॉलोड। तो उनको सब मिस कर रहे थे। अब एजीएम की बात करते हैं मार्केट रिलेटेड। बफेट साहब ने बताया कि उन्होंने एप्पल के अंदर अपनी होल्डिंग कम करी है। क्यों करी? कि एप्पल पीक आउट हो चुका है, हालांकि एप्पल उनकी अभी भी सबसे बड़ी होल्डिंग है। इंडिया को लेकर के उन्होंने बोला जी, मेरी उम्र में मैं अभी निवेश इंडिया में नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई रियली डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया एंड आई थिंक आई डोंट हैव द एनर्जी लेवल। बट जी हाँ, बर्कशायर हैथवे इज ओपन टू इन्वेस्ट इन इंडिया। बर्कशायर हैथवे के टोटल बैलेंस शीट में $200 बिलियन कैश है। $200 बिलियन कैश। हिंदुस्तान के अब टॉप तीन कंपनीज की बात करेंगे तो उनकी मार्केट कैप के आसपास बर्कशायर हैथवे के बैलेंस शीट में कैश है। बर्कशायर हैथवे रोज का $100 मिलियन कमाता है। तो एक साइज ऑफ ऑपरेशन है, एक स्केल ऑफ ऑपरेशन है। और बर्कशायर हैथवे की बैलेंस शीट अगर आप देखें तो उन्होंने किस प्रकार से लंबा सोच करके निवेश करा है। बफेट साहब हमेशा कहते हैं जी, मैं दिनों का व्यू नहीं लेता, मैं इंट्राडे व्यू नहीं लेता, इंट्रा मंथ व्यू नहीं लेता, इंट्रा ईयर व्यू नहीं लेता, मैं डेकेड्स के व्यू लेता हूँ। शायद उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा है कि बाय एंड होल्ड की जो प्रणाली है उसमें आप अच्छी कंपनियों में लंबे समय तक अगर आप निवेश करेंगे तो आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। और शायद इसी बात को हर एजीएम में दोहराते हैं और इसी बात को सब सुनते हैं, पर शायद इम्प्लीमेंट बहुत कम करते हैं। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। निकुंज सर, कोटक के भी नंबर्स आए हैं, आपने वो भी चेक किए होंगे। नंबर्स तो वैसे तो मोटा मोटी ठीक लग रहे हैं। आपको ये नंबर्स कैसे लगे और ये कितना बड़ा रोल अपना सकते हैं इस समय? देखिए डिम्पी, कोटक के नतीजों के बाद एक बात तो जाहिर हो गई कि कोटक के अंदर डाउनसाइड अब ज़्यादा नहीं रहेगी। और जो आरबीआई के इम्पैक्ट की बाद जो इसके अंदर सेलिंग आई थी, वो सेंटिमेंट ज़्यादा था, वो इम्पैक्ट कम था। इम्पैक्ट जो आएगा वो 300-400 से करोड़ का ज़्यादा नहीं आएगा। कोटक की बैलेंस शीट में उसका जो असर आएगा 2-2.5% से ऊपर नहीं आएगा, मगर स्टॉक को काफ़ी गिरावट पड़ी है। देखिए, हर स्टॉक का एक समय होता है जहाँ पर उसके अंदर री रेटिंग होती है, वहाँ पर डी रेटिंग होती है। कोटक के स्टॉक में इस समय डी रेटिंग हो रही है। कई कारण है। चेंज ऑफ लीडरशिप, जिसमें मार्केट को भी कंफर्ट नहीं आया है। चेंज ऑफ लीडरशिप के नीचे भी कोटक की एक बड़ी एग्जिट, मनियन साहब की, क्यों एग्जिट उन्होंने करा, वह मार्केट जानना चाहेगा। फिर हम बात करते हैं आरबीआई के अंदर भाई इतना बड़ा डिजिटल इंजन है, इतनी बड़ी डिजिटल प्रोग्रेस है उनकी। कोटक ने हमेशा कहा है कि हमारा डिजिटल एक्सपेंशन एक बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। तो ऐसा क्या उन्होंने करा कि जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रेड फ्लैग लगा दिया है। तो इन फैक्टर्स को लेकर के कोटक के अंदर अभी जो अंडर परफॉर्मेंस है वह रहेगा, मगर जो गिरावट है मुझे लगता है वह भी कम है, बिकॉज स्टॉक सस्ता हो चुका है। तो मुझे लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक परहैप्स कुड गेट इनटू टाइम वाइज कंसोलिडेशन एंड ऑल्सो प्राइस वाइज कंसोलिडेशन। या तो मार्केट दो नतीजों का वेट करेगा, या फिर मार्केट के अंदर कोई अगर लिक्विडिटी इवेंट होता है तो उस समय कोटक आउट परफॉर्म करेगा। तो मुझे लगता है कि कोटक नाउ एट बेस्ट कुड बी मार्केट परफॉर्मर रादर देन मार्केट अंडर परफॉर्मर, मगर आउट परफॉर्मर बनने में कोटक को अभी समय है। ठीक है, आउट परफॉर्मर बनने में कोटक को समय है। लेकिन निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। टाइटन की अगर बात करें तो ये पूरा साल अभी तक का जो समय बीता है, करीब करीब 4 महीने के आसपास का एक रेंज में शेयर रहा है।
नंबर थोड़े से कमजोर आए हैं स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से। टाइटन को आप किस तरह से देख रहे हैं सर? क्या चिंतित होने की जरूरत है टाइटन के निवेशकों को? वो आप टाइम फ्रेम पे निर्भर करता है अभिषेक। अगर आप एक टर्मिनल वैल्यू स्टॉक की देखते हैं, आपने मल्टी ईयर मल्टी क्वार्टर का व्यू अगर बना रखा है तो टाइटन के अंदर कुछ ना करें। अगर आप 2028, 30, 31, 32 की बात कर रहे हैं तो टाइटन को संभाल कर रखें। मगर आप टाइटन पे एक नियर टर्म व्यू बनाना चाहते हैं जो कि 2 क्वार्टर का है, तो मुझे लगता है टाइटन अंडर परफॉर्म करेगा। इसलिए अंडर परफॉर्म करेगा बिकॉज नतीजे दमदार नहीं थे, वैल्यूशंस महंगे हैं, कंपटीशन बढ़ चुका है और अब एक निवेशक के पास कई कंपनीज हैं जिसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं जो कि अच्छी कंपनीज हैं ज्वेलरी बिजनेस के अंदर। एक ज़माना था टाइटन वाज द ओनली लार्ज गो टू प्लेयर इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री और इसका प्रीमियम और बढ़ गया था वो पीसी ज्वेलर के एपिसोड के बाद। मगर अब ऐसा नहीं है, 3 या 4 बड़ी कंपनियां लिस्ट हो चुकी हैं और ज्वेलरी सेगमेंट में जो टाइटन कर रहा है उन कंपनीज के भी नतीजे अच्छे आ रहे हैं। मगर टाइटन जो एक प्ले है वह प्ले ज्वेलरी प्लस, जैसा कि आईवेयर, वॉचेस, उनके अंदर टाइटन छोटे छोटे बिजनेस क्रिएट कर रहा है, मगर उसमें समय लगेगा। कैरेट लेन कितना बड़ा हो चुका है, मगर वह टाइटन में FY26 और FY27 में और देखने को मिलेगा क्योंकि शेयर महंगा है। पिछले 1 साल में निफ्टी 22% ऊपर है, टाइटन डायरेक्टर साहब स्टॉक फायर करे शायद 35% ऊपर है, तो इसने आउट परफॉर्म करा है। कंज्यूमर सेगमेंट में या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट का एक आउट परफॉर्मर रहा है। तो मुझे लगता है इस आउट परफॉर्मेंस के बाद टाइटन के अंदर नियर टर्म के अंदर थोड़ा सा इस समय अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है। टाइटन में छोटी अवधि में थोड़ा सा दबाव रहेगा और नतीजे भी थोड़े से कमजोर ही साइड पर आए हैं। निकुल सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और इन तमाम स्टॉक्स पर और बाजार पर भी अपना व्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। नजरिया देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजीत फाइनेंशियल की गौरांग शाह। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एवेन्यू सुपरमार्ट नतीजे तो इनलाइन है, रेवेन्यू में 20% का उछाल है, मुनाफे में 22% का उछाल है, मार्जिन हल्का सा इंप्रूव किया है और रिपोर्ट्स भी इस पर ठीक ठाक ही हैं। जेपी मॉर्गन ने टारगेट बढ़ा के करीब करीब 5,500 रुपये के आसपास कर दिया है इसका डीमार्ट का 5,400 रुपये। आपको नतीजे कैसे लग रहे हैं और डीमार्ट पर आपका व्यू क्या है सर? क्या करना चाहिए किसी के पास अगर है तो? धन्यवाद अभिषेक आपका, आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो काफी लंबे समय से एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट पर खरीदारी की राय रही है। थोड़ी बहुत चिंताएं पिछले वित्तीय वर्ष के दूसरी तीसरी तिमाही में हमें देखने मिले थे, जहां पर ग्रोथ को लेकर के थोड़ी बहुत अटकलें थी और आंकड़े जो आए थे नतीजे के वो अनुमान से थोड़े बहुत नीचे थे। मैनेजमेंट की टिप्पणियां ये भी थी अभिषेक के आने वाले समय में वो बड़े शहरों में तो नए स्टोर्स खोलने के आप प्रयास करेंगे, लेकिन ज्यादा जोर टायर 2 टायर 3 और उसके नीचे स्टोर्स खोलने की बात कर रहे थे और उसी विचारधारा पर उन्होंने काम किया और नतीजा यह है कि अच्छा खासा योगदान आपको चौतरफा बैलेंस शीट पर आते हुए दिखा है। हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि आने वाले समय में जो नए स्टोर्स खोले जाएंगे वो ज्यादातर टायर 2 टायर 3 और उसके नीचे खोले जाएंगे। बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है हमारी और मेरे ख्याल से फुटफॉल्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं छोटे मझौले शहरों में, उसका योगदान बहुत अच्छा आ सकता है इसके बैलेंस शीट के ऊपर।